गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज मैंने कंसेप्ट नंबर 6 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था आपसे। उसमें मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी दो टाइप थे, इंटरनल देन एक्सटर्नल। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। उसमें फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल यूजर्स हैविंग, जो इंटरनल यूजर्स था वो तो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था। और एक्सटर्नल यूजर्स में, यानी कि एक्सटर्नल यूजर जो दूसरा टाइप था, उसके अंदर भी दो सब पार्ट थे, उसके अंदर भी दो सब पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल यूजर्स हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट और सेकंड वन एक्सटर्नल यूजर हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। आप इसको नोट करेंगे। आप इसको नोट करेंगे। एक्सटर्नल यूजिंग हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। आइए मेरे साथ अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब बेसिक डिक्शनरी मतलब समझते हैं इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। बाकी तो जो कंसेप्ट है वो तो समझेंगे ही। मुझे आपसे 100 रुपए लेने हैं, तो मैंने कहा, आपसे डायरेक्ट कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए, जो मैंने आपको दिवाली के दिन दिए थे। आपने कहा फाइन, ठीक है, मैं 100 रुपए देता हूं। लेकिन उसी को, ये तो डायरेक्ट इंटरेस्ट हो गया। मैंने आपसे सामने सामने बात करी, फ्रंट में होकर सामने बात करी कि मेरे 100 रुपए मुझे चाहिए। बट केस नंबर 2, यानी सिचुएशन नंबर 2, मैंने आपको दूसरी सिचुएशन में कहा कि मुझे तो आपसे पैसे लेने, बट मैंने अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी इंप्लॉय को आपके पास भेजा कि जाओ उनसे 100 रुपए लेके आओ, ठीक है। मैंने आपसे डायरेक्टली नहीं बात करी, मैंने आपसे इनडायरेक्टली यानी घूम के बात की, विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। एक इनडायरेक्ट का बेसिक डिक्शनरी मतलब बता रहा हूं कि काम वही होगा, लेकिन बस उसका फर्क इतना होगा कि फ्रंट पे जो पर्सन है वो पर्सन ना हो कि हम किसी के थ्रू वो काम कराएं, इनडायरेक्ट में, ठीक है। इनडायरेक्ट वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं मैं। तो मैंने अपने किसी इंप्लॉय को भेजा आपके पास, उनसे कहा कि ठीक है, इनसे मेरे 100 रुपए हैं, आप जाके ले लो। या मुझे किसी को देने थे और आपसे लेने थे, तो मैंने जिसको मुझे देने, मैंने सीधा उसको आपके पास भेज दिया कि मैं ए हूं और आप बी हैं और थर्ड पर्सन सी है। सी मुझसे कहता है कि मिस्टर ए आप पैसे दे दीजिए। तो सी से कहा ठीक है, मुझे आपको 100 रुपए देने, आप एक काम करिए, आप मिस्टर बी से जाके ले लीजिए। तो मिस्टर सी को मैंने क्या कहा कि आप इनडायरेक्टली जाके ले लीजिए, यानी कि आपसे पैसा तो मैंने लिया लेकिन इनडायरेक्टली लिया, डायरेक्ट आपसे फ्रंट टू फ्रंट बात करके नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक रिलेशन, ये एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग है। हालांकि अकाउंटिंग वे में ये तो मैंने एक नाम बताया कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। घूम के आना वही है, बस घूम के आना, ठीक है सर। तो एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहरी यूजर्स हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। तो उस वर्ड को यहां फिट करते हैं कि इसमें ये कुछ ऐसे यूजर्स हैं, ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं, दीज आर कॉल्ड बॉडीज, ये बॉडीज हैं, ठीक है, ये बॉडीज हैं।
ये कुछ बॉडीज हैं जो भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इस बॉडी को ऑपरेट किया जाता है, यानी इस बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट, इस बॉडी का गठन भारत सरकार ने किया है। ठीक है, तो मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि एक्सटर्नल यूजर हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, उसमें सबसे पहला, ये एक एग्जांपल्स हैं, ये जितने 1 2 3 4 5 6 ये एक एग्जांपल्स हैं कि यस वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी बॉडीज हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनडायरेक्टली, मतलब कि जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो बाहर के यूजर्स हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट में तो वर्क नहीं कर रहे, लेकिन यस वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपकी कंपनी के पोजीशन स्टेटमेंट्स को जानना चाहते हैं, बिकॉज वो आप पे एक पैनी नजर बना के रखना चाहते हैं, बिकॉज वो आप पे एक नजर बना के रखना चाहते हैं कि क्या कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही, कंपनी कुछ लॉ का वायलेशन तो नहीं कर रही, या कहीं ना कहीं कंपनी अपना प्रॉपर टैक्स जमा करे। अभी सारी बॉडीज के बारे में बात करेंगे, ये मैं ओवरव्यू यानी ऊपर ऊपर से आपको ये बातें बता रहा हूं। आइए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक्सटर्नल यूजर्स बोलेंगे, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने यूज में लाएंगे, यानी कि ये कंपनी से, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होते हैं, तो उसकी जरूरत इनको भी होती है। तो यहां पे ये बाहर के लोग हैं, ऑब्वियसली ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में काम नहीं कर रहे, और क्योंकि इनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपनी में पैसा तो नहीं लगा रखा, कंपनी के अंदर पैसा तो नहीं लगा रखा, बट क्योंकि कंपनी पे अपनी नजर बना के रखना चाहते हैं, अपनी नजर बना के रखना चाहते हैं कि कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ गलत तो नहीं कर रही। तो आइए वन बाय वन इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये एक एग्जांपल है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स का। ठीक है, कंपनी अफेयर्स का। हिंदुस्तान में इंडिया के अंदर एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स MCA। जब आप टाइप करेंगे www.mca.com, वहां पे MCA की विच इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट खुल जाएगी। अब सवाल यहां पे ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों, क्या लॉजिक है, ये बॉडी क्या काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी कानून के रूल्स ड्राफ्ट करती है। कंपनीज एक्ट 2030 जब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आया, मतलब 1956 था, इससे पहले 1956 था, ये 2013 एक्ट जो है कंपनीज एक्ट आपको पढ़ना है, मींस लीगल बेस पे नहीं पढ़ना, हाँ जहां जहां अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जहां जहां पे कंपनी के लॉज, जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कराऊंगा, जब कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाना या कंपनी के जो शेयर है इश्यू, मतलब बेसिकली जो कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन है वो जब आपको कराऊंगा, तो वहां पे कितने लीगल सेक्शंस इन्वॉल्व है, विच मींस कि अकाउंट्स को बनाने में कौन कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शन इन्वॉल्व हैं। यानी कि कंपनीज एक्ट कहता है कि आप कंपनीज जो खाते बना रही है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, वो हमारे दिए हुए, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के दिए हुए फॉर्मेट्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा। यानी कंपनी फाइनल अकाउंट्स आप जो पढ़ेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगा। ये एक लॉ है, इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, ये एक कंपनीज का लॉ है, यानी ये कंपनीज के ऊपर फॉलो होता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स क्या करती है, कंपनीज एक्ट के रूल्स जो है इशू करती है, कंपनीज एक्ट के रूल्स इशू करती है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू मेक लॉ को किस तरह से बनाया जाता है, इंडिया के अंदर लॉ किस तरह से ड्राफ्ट होता है, और लॉ बनाने का क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, क्यों बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, दैट्स वाई आपको उसकी नॉलेज हो कि यस लॉ कैसे बनता है। आपके स्टेज में जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, लेकिन फिर भी जब आपके एग्जाम्स हो जाएं
देन उसके बाद आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं उस वीडियो को, हाउ टू मेक लॉ, यानी प्रोसीजर और फॉर्मेशन एंड फाउंडेशन ऑफ लॉ। लॉ हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से ड्राफ्ट होता है, पहली स्टेज क्या होती है, ठीक है, तो वो एक वहां पे स्टेज होगा। तो कंपनीज एक्ट के रूल्स ड्राफ्ट करती है। जब कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट में पहली बार पारित हुआ, पार्लियामेंट में पहली बार बिल पेश हुआ, तो उस टाइम पे एक मिनिस्टर हुआ करते थे जो आज भी हैं बट आज रूलिंग पार्टी में नहीं है, उनका नाम था सचिन पायलट। सचिन पायलट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर थे, हेड थे उसके, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर कानून मंत्री होता है इंडिया के अंदर, लेकिन उसकी मिनिस्ट्री के अंदर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, अभी सब बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कांग्रेस के कैबिनेट के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सचिन पायलट। सचिन पायलट ने पार्लियामेंट के अंदर 2013 को एक बिल ड्राफ्ट किया, पेश किया। ये सब क्या होता है, ये प्रोसीजर पार्ट में पढ़ते हैं, यानी कि हाउ टू मेक लॉ, ये सब बातें वहां आती हैं, ठीक है। जब आप टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मुझसे पढ़े या किसी और टीचर से पढ़े, तो वहां पे आपको ये सिखाया जाएगा कि हाउ टू मेक लॉ मीन्स कि कानून को बनाने में क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या चीजें फॉलो होती है, क्या लॉजिक है कानून बनाने, कानून क्यों बनाना चाहिए, मीन्स लॉ इंडिया में क्यों जरूरी है। ये सब बातें टैक्सेशन के इनिशियल यानी बेसिक कंसेप्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है कंपनीज एक्ट को डील करता है। ये एक बॉडी है, जैसे लॉ तो बनाया लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए, यानी कि उसमें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक मैं आपको कराऊंगा। ये हालांकि आपके एग्जाम में ये सर्कुलर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन चूंकि यहां बात एक्ट की थोड़ी सी आ गई इसलिए मैंने वर्ड्स का नाम लिया। आप कहेंगे सर्कुलर नोटिफिकेशन ये सब क्या होते हैं, चलिए इसका भी डिस्कशन मैं करूंगा, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं बिकॉज ये सिलेबस का पार्ट आपका नहीं है, आपका मैं जरा भी टाइम जाया नहीं कर सकता। तो आइए, तो वो कंपनीज एक्ट में जो रूल्स आते हैं, जो नोटिफिकेशंस आती हैं, जो सर्कुलर्स होते हैं, वो इशू करते हैं। यानी एक्ट तो बना, एक्ट भी उन्होंने ही बनाया, बट पार्लियामेंट में जैसे एक्ट पेश होता है, वहां पे दोनों अपर हाउस लोअर हाउस में लॉ जो है पहले बिल पेश होता है, देन उसके बाद उसको रीडिंग होती है, पब्लिक से रीडिंग करते हैं, वो सब प्रोसीजर पार्ट में हम पढ़ेंगे। जब वो आपको फॉर्मेशन ऑफ लॉ है उसमें कई घंटे लग जाते हैं बात को समझने में। तो यहां ब्रीफ में ऊपर से समझिए कि वो कंपनीज एक्ट उसने बनाया और उसके रूल्स नोटिफाई करती है, रूल्स की इस कंपनी को ऐसे करना है, इस कंपनी को ऐसे करना है। ये रूल्स फॉर्म्स जो कंपनीज अपने फॉर्म्स भरती है, जो मतलब आईएनसी वगैरह होते हैं, ये बातें फिर बहुत उसमें गहरी हो जाएंगी। तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी संस्था है जो कंपनीज एक्ट को लेके वर्क करती है कंपनीज के लिए, यानी इसने लॉ बनाया और उस लॉ को टाइम टू टाइम अपडेट करना इसी संस्था का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स बोलते हैं। यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ये भी एक सब डिपार्टमेंट होता है, यानी डिपार्टमेंट के अंदर का डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो इसका काम है एमसीए, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलते हैं इसका। तो अब ये किस तरह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है। आप कोई कंपनी बनाएंगे, आप कोई संस्था बनाएंगे, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो लिमिटेड और बड़ी, प्राइवेट लिमिटेड उससे छोटी, तो वो क्योंकि आप भारत की धरती पे हिंदुस्तान के अंदर आप कंपनीज बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट फॉलो होगा। तो कंपनी के ऊपर पैनी नजर बना के रखे, कंपनी कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रही है, कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपने लॉज में कुछ ना कुछ चेंजेस अमेंडमेंट करती रहती है और उन कंपनीज को भी बताती है कि आप इस लॉ को अपनी कंपनीज में फॉलो कराइए, वरना वायलेशन होगा और आपके ऊपर हम भारी पेनल्टीज इंपोज करेंगे मतलब लगाएंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स का ये काम होता है। तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी को वो नजर रख रही है कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत तो उनको भी पड़ेगी। अब हवा में तो नहीं कहेंगे कि हाँ हम उस कंपनी में नजर रख रहे हैं, तो नजर किस तरह रख रहे हैं, कुछ तो डेटा होगा, कुछ तो एविडेंसेस होंगे आपके पास, उस कंपनी की कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी। तो
तो एक तरीके से वो इंफॉर्मेशन ही, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कंपनीज को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को चाहिए होते हैं, जो क्योंकि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसका सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास होता है। जब इशू ऑफ शेयर वाला पढ़ाऊंगा तो आरओसी इन सब के बारे में बताऊंगा आपको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिकली ये भी तो यूजर्स हुए। माना कि इनका पैसा नहीं लगा, माना कि इनका एक भी पैसा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर है इनडायरेक्ट इंटरेस्ट में, यानी कि इनका पैसा तो नहीं लगा लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनी में नजर बना के रखना चाहते हैं, तो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हो गए, यानी इनको भी उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यहां पैसा लगा है तभी हमें चाहिए, क्योंकि ये लोगों के साथ गलत ना करे, कौन, कंपनी। इस वजह से इन पे नजर बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स एमसीए अपने पास कंपनीज के डेटा रखती है। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली जो रिलीज होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के पास भी जाते हैं, यहां तक ठीक, ताकि वो इनकी पोजीशंस को भी देख सके कि कंपनी कोई घटिया तो नहीं है, कंपनी फ्रॉड पर फ्रॉड तो नहीं कर रही, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी यूजर्स हुए ना, जिसको जरूरत है वो यूजर्स होगा, सिंपल सी बात। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स भी जरूरत है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो इस वजह से इस पॉइंट का यहां ये मतलब हुआ कि एक्सटर्नल यूजर हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। पहला पॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर, ये मैंने आपसे डिस्कस किया, थोड़ा सा टाइम लगा, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इतना चीजों को खींच रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर आप एक बार चीज को पढ़ें, इतना अच्छे से पढ़ें कि दोबारा आपको कम से कम टाइम लगाना पड़े, इससे होगा ये कि एक बार में चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, और दूसरी बार अगर पहली बार में 1 घंटा लगा तो दूसरी बार 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब कोई चीज पढ़ते हैं तो स्क्रैप से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी हिडन बातें होती हैं जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका कंसर्न, उसकी कनेक्टिविटी आगे पीछे होती है, तो इसलिए डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाता है। आप थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखिएगा और सब बातों को ध्यान से सुनिएगा। आइए यहां दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बेसिकली आरओसी के नाम से हम जानते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज एक बॉडी है, वैसे भारत सरकार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का मतलब क्या होता है? हालांकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत आती है, यानी आरओसी जो है इसमें कंपनियां अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती हैं। जैसे जब ये इश्यू ऑफ शेयर जब आएगा ना, जब कंपनी अकाउंट्स का, तो वहां पे डिटेल में ये बातें समझेंगे, लेकिन अभी आप सुन लो, वहां फिर से डिटेल में समझेंगे एक एक बात को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जब फर्स्ट टाइम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जब फर्स्ट टाइम कंपनी का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो वो कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है। उसी जो रजिस्टर्ड करते हैं उन बॉडी का नाम है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, विच मींस ये एक सर्टिफिकेट इशू करती है। ये बातें डिटेल में करेंगे हम। ये सर्टिफिकेट इशू करती है जो ये बताती कि यस, ये कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनी कानून रजिस्टर्ड हुई है। यानी कि जब किसी कंपनी का आइडिया प्रमोटर सोचता है, याद कीजिए पहले वाले कंसेप्ट में, प्रमोटर जब सोचता है तो सोच लेने से कुछ नहीं होता। माना कि आपके पास पैसा है, लेकिन आपको भारत सरकार की एक बॉडी यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हर एक स्टेट में बैठी हुई है, पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में बैठी हुई है, जो आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करेगी, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपको देगी। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, ध्यान से सुनिए, कोई बच्चा पैदा होता है तो नगर निगम से उसका सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि उसको बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। बर्थ सर्टिफिकेट, आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया नगर निगम से या जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यानी कि वो आपका डाटा लेके आपको बर्थ सर्टिफिकेट यानी लीगली आपको एक पेपर, एक कागज थमा देते हैं। उसी तरह कंपनीज के जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नगर निगम नहीं बल्कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके पास एक रजिस्टर होता है, जो कंपनीज को अपने बहियों में,
अपने रजिस्टर के अंदर नोट करती। बेसिकली ये मैन्युअली नहीं होता, अब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, लेकिन वर्ड रजिस्टर लगा तो आपको लगा रजिस्टर में होगा, रजिस्टर में नोट करती होगी। ऐसा नहीं है, चीजें सब ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन वर्ड पुराने से चलते चले आ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसका काम है आप कंपनी को, इसका काम है कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, रजिस्टर करना। रजिस्टर्ड करना कंपनीज को, या कंपनीज को बर्थ सर्टिफिकेट देना, बर्थ सर्टिफिकेट देना। इस आरओसी का काम होता है। ये गवर्नमेंट के थ्रू एक जगह एक सरकारी संस्था बनाई गई है, ठीक है ना। ये बॉडीज है, ये सब सरकार की है। ये क्यों यूजर्स है? अब आप कहेंगे ये यूजर्स को, ये तो अभी मैंने आरओसी का मतलब बताया, ये सब कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि यहां वर्ड आया तो मैं छोड़ नहीं सकता, बताना मेरी ड्यूटी है। कंपनीज अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाएंगे तो इस बातों को और डिटेल में समझेंगे कि कानूनी दाव पेच क्या होते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट ये प्रेजेंटेशन देता है, वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहां वर्ड आया ना तो उस वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, क्या लॉजिक है, क्यों इसको यूजर्स बनना पड़ा। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, यानी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि यस नाउ योर कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द आरओसी, मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट में एक आरओसी होता है, तो वो भी ये जानना चाहती है कि यस जिस कंपनी को मैंने रजिस्टर्ड किया, जिस कंपनी को मैंने प्राथमिकता दी, जिस कंपनी को मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिया, कल को वो बोकस निकली, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के डोमेन में, क्योंकि ये भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही, सरकार की एक बॉडी है, तो कहीं पब्लिक के साथ गलत ना हो जाए। यानी कि वो जिस कंपनी को रजिस्टर्ड कर रही है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि उसके आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक खाते हमारे पास मौजूद होने चाहिए। जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, जो कंपनी, अभी एक न्यूज निकली थी, उसमें बेसिकली 15 लाख कंपनियां आरओसी के पास रजिस्टर्ड थी, यानी आरओसी के रजिस्टर्ड में उन कंपनीज के नाम थे कि ये कंपनियां इंडिया के अंदर हैं ऑन पेपर। अब एक्चुअली हुआ ये कि ऑन पेपर तो रजिस्टर्ड थे, लेकिन बाद में कंपनीज बोकस निकली, मींस कि कंपनी पैसा लेके भाग गई। तो कहीं ना कहीं उनका सर्टिफिकेट तो इशू हो गया, वो बिजनेस तो रन करे, लेकिन क्योंकि उनके पास अगर डाटा नहीं होगा कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कि मार्केट में अगर उसकी प्रॉब्लम इतनी है, मार्केट में गुडविल एकदम बेकार है और पब्लिक का पैसा लिए चली जा रही है, तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल एनुअली रिलीज होते हैं, तो वो भी अपने पास मंगाती है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या वो कंपनी दूसरों को पागल तो नहीं बना रही, क्या उसके प्रॉपर डिविडेंड दे रही है, क्या सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही है, यानी कंपनी है तो, लेकिन कंपनी की हेल्थ ठीक है कि नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कंपनी का ब्लड ग्रुप, कंपनी के ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर ये भी हुए कौन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इनको भी उनके स्टेटमेंट चाहिए होते हैं ताकि पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक डोमेन में वो काम कर सके, पब्लिक को जागरूक कर सके, बता सके कि यस जिस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, बर्थ तो मैंने दिया, बर्थ सर्टिफिकेट तो मैंने इशू किया, लेकिन कंपनी आगे जाके हो सकता है बोकस साबित हो, क्योंकि मार्केट में इसकी शेयर की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है और कंपनी के पास लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी पब्लिक वेलफेयर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हुए, इनको ये पता होना चाहिए। तो इस वजह से सेकंड पॉइंट, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं, ये लॉजिक है। तो अब तीसरी बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसको मैं रब करता हूं, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसको नोट करेंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटी सीबीडीटी, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी भारत सरकार की, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो कि इनकम टैक्स से संबंधित चीजों को इश्यू करती रहती है। यानी कि इनकम टैक्स एक लॉ है, इसको समझिए, इनकम टैक्स एक लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, और इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये दो चीजें हैं, पहला इनकम टैक्स एक्ट, पहला दूसरा इनकम टैक्स रूल, ये लॉ है बेसिकली। जब आप लॉ टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे आईपीसीसी और सीएमए इंटरमीडिएट में, तो वहां पे आपको इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल सिखाया जाएगा। ये सब क्या चीजें होती है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि जो इनकम टैक्स लॉ सरकार ने बनाया, तो उस लॉ का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कोई ना कोई बॉडी चाहिए। ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि भारत सरकार ने कोई लॉ बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो अगर मैं इनकम टैक्स नहीं देना चाहता तो ऑब्वियसली मैं मना कर दूंगा, लेकिन सरकार के पास इतना टाइम नहीं है। वो भारत सरकार क्या करती है कि ठीक है, हम एक बॉडी का गठन करते हैं, एक बॉडी को स्टैब्लिश करते हैं, जो कि हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे उनसे टैक्स वसूलने का, यानी कि उनको नोटिस भेजने का, यानी कि ये लॉ, यानी इनकम टैक्स लॉ और रूल हिंदुस्तान पे सही तरीके से एप्लीकेबल किया जा रहा है कि नहीं, यानी लॉ बनने के बाद लॉ को एग्जीक्यूट कराना, लॉ को इंप्लीमेंट करवाना और प्रॉपर तरीके से उसको रन करवाने का काम इन बॉडीज का होता है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोलते हैं। एग्जीक्यूट कराना, एक लॉ बना तो उसको कोई ना कोई इंप्लीमेंट कराने वाला होना चाहिए। कोई लॉ अगर बनता है तो उसको इंप्लीमेंट कराने की बॉडी अलग होती है, तो वो जो इंप्लीमेंट कराने की बॉडी है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये एक बॉडी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हेड होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बेसिकली इसको सीबीडीटी बोलते हैं। ये सेंट्रल लेवल पे इनकम टैक्स की सबसे बड़ी बॉडी है, यानी कि ये सबसे ऊपर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये भारत सरकार के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है, और ये इनकम टैक्स से जुड़े रूल्स और सर्कुलर्स वगैरह नोटिफाई करती रहती। सीबीडीटी, इसके नीचे ही एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है। वैसे यहां मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा, ये सीबीडीटी के अंदर आएगा, यानी सीबीडीटी सबसे टॉप की बॉडी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे नीचे है। हर एक शहर में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। आपने सुना होगा अपने डैड से, अपनी मॉम से कि मैं अभी जरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होके आ रहा हूं, मैं जरा ये डिपार्टमेंट होके आ रहा हूं। तो हर एक शहर के अंदर ये डिपार्टमेंट होता है, हर एक शहर के अंदर। जैसे कानपुर में सिविल लाइंस में है, लखनऊ में कहीं होगा, बनारस में कहीं होगा, हर एक शहर में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सबऑर्डिनेट है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी बॉस है, और ये उनके अंडर में बॉडी काम कर रही है। तो ये डिपार्टमेंट हर एक शहर से रिपोर्ट भेजती है, कहां? सीबीडीटी में। ये सब टैक्सेशन वाले जब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वहां इन सब चीजों में बहुत टाइम लगाना होता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। यहां पे सिर्फ वर्डिंग्स आ रही हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ इसका मीनिंग लिखना है, ठीक है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी इंप्लीमेंट कराने की बॉडी है कि कानून बन गया, अब उसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी आपकी, किनकी? इसकी, इन बॉडीज की। तो सीबीडीटी सबसे टॉप की बॉडी है। आइए इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, हाँ, ये समझते हैं कि अब इसका रेलेवेंस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे है। यानी कि सीबीडीटी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, वो किस तरह से यूजर्स हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब ये लॉजिक आता है, देखिए, कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। सुनिएगा, कंपनीज के ऊपर एक टैक्स चार्ज होता है जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स।
अभी क्या रेट चल रहा है आप जाने दीजिए, बिकॉज ये रेट्स अपडेट होते रहते हैं और इनकम टैक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है वो। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो जितनी भी कंपनीज है उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ हिस्सा हमको भी चाहिए, यानी हमारी जेब भी गर्म होनी चाहिए। किसकी जेब? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जेब। तो वो जितनी भी भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो उनको सीबीडीटी कहती है कि आप जो कमाएंगे आपकी इनकम का, आपके प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा, वैसे 30% है, ये रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका मुझे कुछ पैसा चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए। तो अब उसने तो टैक्स के लिए कहा, ऑब्वियसली ये टैक्स तो आपको पता है कि ये कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, तो कंपनीज को देना ही होगा। ठीक, कंपनीज को देना ही होगा। अब कंपनी नहीं देगी तो हो सकता है उस कंपनी का आरओसी से नाम हट जाए, बिकॉज ये सारी बॉडीज सब भारत सरकार की है, गवर्नमेंट की है। तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को, एक गवर्नमेंट बॉडी दूसरी गवर्नमेंट बॉडी को तो सपोर्ट करेगी करेगी, यानी आरओसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगा ही करेगा, यानी कि इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि सारी बॉडीज गवर्नमेंट की हैं। तो एक्सक्यूज मी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमको आपसे कॉर्पोरेट टैक्स चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स चाहिए, तो हम आपको ऊपर 30% के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे। लेकिन वो किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी कंपनी को फाइन पेनल्टीज जो चार्ज होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चार्ज करता है, तो कहीं ना कहीं उनकी रिटर्न, जो उनकी रिटर्न फाइल होती है, यानी कि जो इनकम टैक्स देने का जो तरीका उसको रिटर्न फाइल बोलते हैं। तो वो जो रिटर्न फाइल करती है कंपनीज, तो कहीं ना कहीं उनका डेटा भी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स तो ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो, क्योंकि कंपनीज क्या करती है कि बहुत सी डमी कंपनीज बना के या कुछ करके, जैसे एक बेप्स एक चैप्टर है, बेप्स बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये सीए फाइनल वालों को पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है, अभी तो आपको 12th 11th 12th पास करनी है। तो वहां पे कंपनीज क्या करती है कि प्रॉफिट वहां कमाती है और उसको शिफ्ट कहीं और कर देती है, यानी कि प्रॉफिट जिस कंट्री से कमाया, क्योंकि यहां टैक्स ज्यादा था, शिफ्ट कर देती किसी दूसरी कंट्री में जहां टैक्स बहुत कम था। यानी 100 रुपए यहां कमाया, लेकिन इस 100 रुपए पे टैक्स मैं यहां नहीं दूंगी, मैं किसी और कंट्री में दूंगी जहां पे 100 रुपए के ऊपर मुझसे 5 रुपए का टैक्स ले लिया जाए, 10 रुपए का टैक्स ले लिया जाए, यानी टैक्स कम। इसको बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग बोलते हैं, बेप्स। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ाया जाता है। तो सीबीडीटी कहती है कि हमको भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, हमको भी उसका यूजर्स बनना, हमको ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी रिटर्न फाइल कर रही है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बने हैं कि नहीं, उसके अंदर असेट की मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू से डिफरेंट है या नहीं है, क्या है, क्या सिचुएशन, सब देखेंगे। उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है कि नहीं है, उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रशासनिक जो फिक्टिशियस असेट्स वगैरह तो नहीं है, यानी सारी चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चाहती है, बिकॉज कंपनी बहुत फ्रॉड करती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, कॉर्पोरेट टैक्स देने में, या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने में। बहुत सारी इश्यूज कंपनीज बहुत फ्रॉड करती है। अभी आपने सहारा का फ्रॉड देखा, अभी आपने सत्यम स्कैम्स देखे, ये सब स्कैम्स हुए हैं कंपनीज जबकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इन बॉडीज के पास होना बहुत जरूरी है। इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, ऑल्दो कि वो कॉर्पोरेट टैक्स ले रही, लेकिन वो चाहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास भी हों। जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई इशू नहीं है, हमारे पास स्टाफ बहुत है, हमको उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, क्योंकि हमें उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है। तो कहीं ना कहीं ये भी यूजर्स हुए, यानी थर्ड पॉइंट में इनकम टैक्स अथॉरिटी भी उसकी यूजर्स हुई। आइए अब इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में चलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बोलते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स, अब आप कहेंगे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है?
ऑब्वियसली इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पहले इसको समझ ले, इसको भी करेंगे, और ये मैं लिखवाऊंगा भी। तो इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में बेसिकली दो चीजें आती हैं, पहला तो जीएसटी और दूसरा कस्टम्स एक्ट। जीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट 2017 प्लस कस्टम्स एक्ट 1962। ये दो कानून हैं जिसकी देख रेख, जिसका पालन पोषण, जिसका वेलफेयर, यानी कि जैसे मैंने बताया ये इंप्लीमेंटेशन कराना इनका काम है। यानी पार्लियामेंट के अंदर लॉ तो बन गया, लेकिन उस लॉ को पब्लिक सही से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके रूल्स, उसके एक्ट्स प्रॉपर फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी उसके अंदर कुछ रूल्स में भी चेंजेस कर रही है। ये सारा काम उस लॉ की पर्टिकुलर बॉडी को दिया जाता है। तो जीएसटी, कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये तीन लॉ है इंडिया के अंदर जो इनडायरेक्टली, यानी ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आते हैं, और उस इनडायरेक्ट टैक्स को पब्लिक की ओर एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट यानी सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को दे रखी है। ये भी एक डिपार्टमेंट है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वैसे भी ये इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अब आपका प्रश्न ये है कि जीएसटी क्या होता है, कस्टम्स क्या होता है, और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, और एक ये एफटीपी। ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्स लॉज हैं। जब बात हो रही तो तीनों की करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज हैं। ठीक, जीएसटी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। अभी यहां पे जीएसटी की बात कर लेते हैं। 2017 के अंदर भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2017 को एक एक्ट बनाया जिसको नाम दिया जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सर्विस टैक्स ऑफ एक्साइज, सर्विस टैक्स जो हम सर्विसेज देते हैं, जैसे आप सीए बनेंगे, लॉयर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो आप अपनी सर्विसेज देंगे, तो उन सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स कॉल सर्विस टैक्स। तो भारत सरकार ने उसको रिप्लेस किया और उसको जीएसटी में मर्ज कर दिया, यानी कि अब जो कि पहले सर्विस टैक्स लगता था, सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स, वो अब जीएसटी में कवर्ड हो गया। यानी टैक्स तो लगेगा लेकिन जीएसटी के अंदर लगेगा। जीएसटी क्यों आया, क्या लॉजिक है, जीएसटी लाने की क्या जरूरत थी जब ऑलरेडी टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। फ्रांस की वो एक कहानी है, वो जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे आप, मुझसे पढ़े या किसी से भी पढ़े, तो वहां पे आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि जीएसटी आने का क्या लॉजिक है, क्यों आया इंडिया के अंदर जीएसटी, क्यों आया। फ्रांस में पहली बार आया, इंडिया में 2017 को आया, लेकिन क्यों आया, कौन कौन सी कंपनीज प्रेशराइज तरीके से इन्वॉल्व थी, वो सब बातें लीगल टैक्सेशन के पेपर में करेंगे। तो जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपकी इस जेब से नहीं बल्कि इस जेब से निकलता है। अभी बेसिकली इसका मतलब समझाऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। और कस्टम्स एक्ट, हिंदुस्तान के अंदर और या हिंदुस्तान के बाहर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब जाना, कस्टम मतलब परंपरा, कस्टम का मतलब परंपरा। ये कैसी परंपरा, ये एक एक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको अभी चेंज नहीं किया, ये पुराने जमाने से ही चलता चला आ रहा है। तो कस्टम एक्ट वहां लगता है जब एक पोर्ट से, यानी हिंदुस्तान, एक इंडिया से लेके रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कोई बिजनेस होता है तो उन दोनों बिजनेस में सी रूट्स का या एयर रूट्स का यूज होता है। यानी इंडिया के अंदर कोई गुड्स आता है और इंडिया के बाहर कोई गुड्स या सामान जाता है, तो उस केस में कस्टम कानून बनाया गया कि यस, दूसरी कंट्री से कोई गुड्स आ रहा है तो वहां से भी पैसा लेंगे, और इस कंट्री से वहां जा रहा है तो वहां से भी पैसा लेंगे। यानी बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ये कस्टम कानून बना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
आयात और निर्यात के ऊपर ये कानून बना। ये कानून क्या है, ये टेक्स्ट में पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हर 5 साल में अपनी एक पॉलिसी बनाती है कि दूसरे देशों से हम ये दोस्ती कर रहे हैं, दूसरे देशों से हम ये व्यापार करेंगे, मींस ये पॉलिसी हम बनाएंगे। एक तरीके से ड्राफ्ट पेपर होता है, उसको पॉलिसी कोई लॉ नहीं होता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स में ये भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यूज को, यानी उसकी जो टैक्सेशन पॉलिसीज है उसके बारे में कुछ बातें बताता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी फॉरेन से जो हम आयात करेंगे या निर्यात करेंगे उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या पॉलिसी है, वो पॉलिसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बेसिकली ये भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, लेकिन पॉलिसी टैक्स नहीं होती। पॉलिसी एक तरीके से प्रोसीजर पार्ट समझ लीजिए, लेकिन फिर भी क्योंकि इनडायरेक्टली इसमें आयात निर्यात की बात होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है, इसलिए इसको कस्टम के साथ पढ़ना होता है। ये क्या है, ये भी आपको फाइनल में पढ़ना है। तो बेसिकली ये 3 ऐसी बॉडी है, ये बेसिकली 2 ऐसी बॉडी है, ये जीएसटी और कस्टम। एफटीपी तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये भी बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कस्टम डिपार्टमेंट ही देखता है। तो यहां पे ये बॉडी कहती है कि हम बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी, अंबानी, इनके बाहर से पोर्ट्स आते हैं, बाहर से पोर्ट्स में इनके शिप्स आते हैं, अडानी के शिप्स आते हैं, तो उन शिप्स में बाहर से गुड्स आता है सी रूट से, यानी पानी से, पानी के जहाजों से, पानी के वेसल से बहुत सा उसका गुड्स आता है। तो कहीं ना कहीं बाहर की कंट्रीज का गुड्स इंडिया में आ रहा है या इंडिया की कंट्रीज का गुड्स बाहर जा रहा है, तो एक बिजनेसमैन तो अपना रेवेन्यू कमा रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन कस्टम कानून कहता है तुम खूब करो व्यापार, कोई बात नहीं, हमारी जेब भी तो गर्म करो। यानी कि कस्टम एक्ट कहता है आयात निर्यात पे जो कस्टम्स एक्ट लगता है, लॉ लगता है, वो कहता है जो इंपोर्ट करोगे या जो एक्सपोर्ट करोगे हमको एक सर्टेन परसेंट आपसे पैसा चाहिए, बिकॉज आप बाहर, देश के बाहर से कोई सामान इंडिया में ला रहे हो या इंडिया की चीजों को, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो और उस पोर्ट का यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस पोर्ट को चलाने में, उस पोर्ट को यूज करने में उनके ऑफिसर्स को, यानी जो कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उनको तनख्वाह देने में हमको पैसा लगता है, चलिए आप भी टैक्स हमें दे दीजिए। ये कस्टम डिपार्टमेंट कहता है। ये क्या लॉ होता है, इस लॉ को पूरा समझने में कम से कम 30 क्लासेस लगती हैं। कस्टम एक्ट फाइनल में है, सीएसीएमए फाइनल में है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत जल्द आप ये भी पढ़ेंगे, किसी से भी पढ़ें, लेकिन आप बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसमें बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मैंने आयात निर्यात पॉलिसी, दैट इज नॉट लॉ बट इट्स जस्ट लाइक अ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजरल पार्ट है। आइए, तो ये बॉडी भी कहती है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर्स बना लो, क्योंकि जितना व्यापार होता है, बिजनेस आया है, अडानी अंबानी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं, उनसे टैक्स तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी पोजीशन भी जानना चाहते हैं कि यस, कि उनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि कुछ भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो वो अपने घर तो नहीं ले जाएंगे, वो ऑब्वियसली इंडिया के मार्केट में ही बिकेगा, इंडिया के बाजार में ही बिकेगा, तो कहीं इंडिया के लोगों के साथ फ्रॉड ना हो जाए, यानी वो मोटा रेवेन्यू कमा ले लेकिन पता चला उनकी पोजीशन अंदर से खोखली है, अंदर से बेकार है। तो डेट इज कॉल्ड, ये भी एक यूजर्स है, ये भी एक उपयोग करता है किसके, आर्थिक चिट्टे के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में भी इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। मैंने ये लॉजिक बताया कि इनको भी यूजर्स क्यों बोला गया, सीबीईसी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को यूजर्स क्यों बोला गया, ये लॉजिक मैंने आपको बताया। इस वजह से इन सारे डिपार्टमेंट्स को यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला गया है। क्यों बोला गया, ये लॉजिक मैंने आपको बताया। अब आइए, लेबर यूनियन, लेबर यूनियन क्या है? लेबर यूनियन क्या है, इन सब बातों को नोट करेंगे। लेबर यूनियन क्या है? इंडिया के अंदर कई सारी फैक्ट्रीज हैं, आप जानते हैं,
कई सारे प्रोडक्शन कारखाने हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं। तो लेबर लॉ, ये बातें लेबर लॉ की मैं बता रहा हूं आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वर्ड आया है लेबर यूनियन, इस वजह से मुझे वो बताना पड़ रहा है। तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो लेबर यूनियन यहां पे कहता है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए उस कंपनी के। होता यह है कि बहुत से जो आपके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्पेशली अगर मैं उसकी बात करूं, तो वहां पे बहुत से वर्कर काम करते हैं, बहुत से मतलब जो वहां पे उनके एम्प्लॉयज है वो काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये सब कंपनी, जब कंपनी फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे सब बातें फिर से इसलिए आएंगे क्योंकि वहां कंपनीज की ही बातें करेंगे, तो कंपनीज की बातें आएंगे तो उसके प्रोसीजर पार्ट भी आएगा। तो लेबर लॉ ये कहता है, लेबर लॉ ये कहता है लेबर लॉ ये कहता है कि हिंदुस्तान की फैक्ट्रीज में जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं, लेबर यूनियन, लेबर्स के लिए अलग से एक लॉ बना, लेबर लॉ। अभी उसके पीछे ऊपर भी बहुत सी पॉलिसीज आई कि लेबर लॉज को कोड में कन्वर्ट कर दिया, ये एक अभी अमेंडमेंट हुआ। तो लेबर लॉ ये कहता है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है उनमें जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए हम लॉ बनाएंगे, लेबर लॉ कहता है। तो लेबर लॉ ने कहा कि जितने भी यूनियन होती है, यूनियन क्या होती है, जैसे आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि कोई एक्टर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो यूनियन के इलेक्शंस होते हैं, यूनियन के चुनाव होते हैं। यूनियन मतलब एक संगठन, एक संगठित होने वाला, एक उसका मतलब, जैसे मैं बेसिकली कहूं कि 2 या 2 से